हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के सिलेबस का, विच इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 62 तक होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे प्रेसिडेंट के, जैसे आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या आर्टिकल नंबर 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर रखना चाहते हैं तब भी सही है, और प्रेसिडेंट के अंडर रखना चाहते हैं वो तब भी सही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको इस देश का प्रेसिडेंट बनना है तो आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस जो है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। या फिर इसके अलावा एक और चीज देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या फर्क होता है। यानी कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या एक जैसे ही होते हैं, लेकिन या फिर इनका वोटिंग पैटर्न अलग अलग होता है। और तीसरी हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। क्या हम लोग जिस तरीके से अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, क्या उसी तरीके से हम लोग ईवीएम मशीन में जाकर प्रेसिडेंट के लिए भी हम ही बटन दबाते हैं या फिर प्रेसिडेंट को कोई और इलेक्ट करता है। ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको इस देश का प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। देखिए, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन को हम लोग जो है दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। एक हम लोग लेते हैं आपकी पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशंस और एक हम लोग प्रेसिडेंट के लिए लेते हैं नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वो क्वालिफिकेशन जो उसे पार्लियामेंट के अंदर फुलफिल करनी होती है, और नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जो उन्हें पार्लियामेंट के बाहर फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन की। अब अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। लेकिन ये इतनी भी सिंपल टर्म नहीं है, काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए भी आपको अमेरिका का सिटीजन होना पड़ेगा, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। लेकिन दोनों में फर्क है। अगर आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए होगी, लेकिन वो अमेरिका की सिटीजनशिप एक ही कैटेगरी वाली होनी चाहिए कि आप अमेरिका की धरती पे, अमेरिका की मिट्टी में पैदा हुए हो। लेकिन इंडिया में जब हम लोग प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन में इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया में पैदा होना सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं होता। बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय अग्रीमेंट, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, किसी भी अलग अलग तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप लेकर इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वैसे तो आप अमेरिका की सिटीजनशिप भी अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको अमेरिका में पैदा होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है और वही वहां पर हेड होते हैं, इसीलिए वहां के सिटीजनशिप की डेफिनेशन अलग है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, इसीलिए इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजनशिप की जो डेफिनेशन है वो अलग है। सिटीजनशिप एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम लोग इसको आईएएस ओरिजिन के आने वाले वीडियोस में और हमारी क्लासरूम स्टडीज में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि आपको इंडिया का सिटीजन बनना पड़ेगा। मिनिमम एज आपकी 35 इयर्स होनी चाहिए। तीसरा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी पोस्ट पर हैं तो आप प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉर्म नहीं भर सकते। बेस्ट एग्जांपल है इसके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बनने से पहले इंडियन गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने पहले क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा। क्योंकि आप किसी एक सरकारी पोस्ट पर होते हुए प्रेसिडेंट बनना तो छोड़िए, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉर्म भी नहीं भर सकते हो। इसे ही हम लोग कहते हैं नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि दो पोस्ट पे एक साथ रह नहीं सकते हैं आप लोग। पहले आपको हर पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं। और चौथी क्वालिफिकेशन होती है लोकसभा मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अब ये लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने का क्या मतलब है? लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक अलग से चीजें पढ़नी पड़ेगी, कि जैसे कि अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, वो यहां पर भी है तो कॉमन है। दूसरा, लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 होती है और यहां पर तो 35 है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो तो ओवरलैप हो ही है। तीसरा ये होता है कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए।
आप लिस्ट में भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, और आप मेंटली स्टेबल होने चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन जब हम लिखेंगे तो प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन में इस तरीके के वर्ड्स यूज करना, वोकैबुलरी यूज करना कि वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए, ये थोड़ा सा क्या है, रिस्पेक्टफुल नहीं लगता। इसलिए इस क्वालिफिकेशन को हमने लोकसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन से क्या करने की कोशिश की है, ओवरलैप करने की कोशिश की है। एक बार अगर आप ये चारों की चारों जो क्वालिफिकेशन है पूरी कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपको लोकसभा से 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें से 50 मेंबर्स आपके नाम को प्रपोज करेंगे और 50 मेंबर्स आपके नाम को सपोर्ट करेंगे, या फिर अगर आप राज्यसभा से 50 मेंबर्स का भी सपोर्ट ले लेते हैं, तो आप प्रेसिडेंट का फॉर्म भर सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यह बात हो गई हमारी क्वालिफिकेशन की। अब हम लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट में वोटिंग किस तरीके से होती है। वो समझने के लिए आपको पहले इंडियन वोटिंग सिस्टम में ये दो डिफरेंस पढ़ने पड़ेंगे। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। पहला होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी, और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि जहां पर आप और मैं, भारत के नागरिक, सीधे जाकर वोट करते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे लोकसभा के इलेक्शन या विधानसभा के या पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के। लेकिन ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जहां पर आप और मैं जाकर ईवीएम में बटन नहीं दबाते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए बन चुके हैं वो लोग वोट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन। अब इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम सभी लोग एक गांव में बैठे हैं और वहां पर ग्राम पंचायत का इलेक्शन चल रहा है या फिर म्युनिसिपैलिटी या लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। 4 कैंडिडेट हैं वहां पर, ए, बी, सी और डी। मान लेते हैं ए को मिलते हैं 40%, बी को मिलते हैं 30%, सी को 20% और डी को 10%। कौन जीतेगा यहां पर? ऑब्वियस सी बात है कि ए जीतेगा, क्योंकि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो यहां पर जितने लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ए जीते, वो है टोटल 60% लोग। यानी कि अगर ये 60% लोग एक साथ आ जाते या फिर एक साथ एक कैंडिडेट को वोट कर देते तो ए यहां पर हार जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हुई है कि ये जो 60% वोट हैं वो डिवाइड हो गए अलग अलग कैंडिडेट में, उस वजह से ए जीत गया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब यह है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हों वही कैंडिडेट जीतता है, भले ही उस कैंडिडेट को 50% से भी कम वोट क्यों ना मिले हों। लेकिन अगर हम लोग इसी वोटिंग पैटर्न को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में लेकर चलें, तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि 4 कैंडिडेट हैं जिसे 40, 30, 20 और 10 वोट्स मिले, तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा? सर, यहां पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको जो वोट्स चाहिए टोटल, वो आपके हमेशा 50% से ज्यादा होने चाहिए। इसे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जानते हैं। आने वाले वीडियो में जब हम लोग डिटेल में इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे तो उसमें मैं आपको यह चीज एक्सप्लेन दोबारा से करूंगा विथ डिटेल। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप और मैं तो कभी वोट देने जाते नहीं है, यानी कि कोई और है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा वोट देते हैं। यानी कि आज की डेट में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं और इलेक्टेड कितने हैं? सारे के सारे 543। अब एक कंफ्यूजन आता है कि जब सारे ही इलेक्टेड हैं तो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, इलेक्टेड मेंबर्स फिर भी क्यों लिख रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आज आप 2024 में बैठे हैं, इसलिए आपको 543 दिख रहा है। अगर आपने यही पढ़ाई 4 साल पहले की होती, 2020 में की होती, तो आपको लोकसभा में 545 मेंबर्स देखने को मिलते, जिसमें से 543 इलेक्टेड होते थे और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, जिसे हम लोग एंग्लो इंडियंस के नाम से जानते हैं। तो जब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे तो उस टाइम पे हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स की टर्मिनोलॉजी यूज करते थे।
आज एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आने वाले 50-100 साल बाद हम लोग फिर से किसी का नॉमिनेशन ना करें। तो बार बार टर्मिनोलॉजी चेंज करने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा 543 लिखते हैं। दूसरी कैटेगरी जो वोट करती है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो है टोटल 233 मेंबर्स। अब राज्यसभा में आपके 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा की फील्ड से आते हैं, और बाकी 233 को इलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तीसरी कैटेगरी में। देखिए, इस देश में 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभाएं हैं, या 28 सरकारें हैं राज्य की, और 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। ये 3 में विधानसभा है, बाकी की 5 में विधानसभा नहीं है। तो 28 के 28 स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें जो आपके इलेक्टेड एमएलएस, विधायक या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो वोट करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एमएलए कितने हैं? 288 है, या फिर अगर आप छत्तीसगढ़, हरियाणा देख लें तो 90 है, मध्य प्रदेश में 230 है, या फिर उत्तर प्रदेश में 403 है। ऐसे करके 28 के 28 इलेक्टेड एमएलए होंगे, उनका वोट काउंट किया जाता है। और फिर आपके यूनियन टेरिटरीज में जो 3 यूटीज हैं, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो भी वोट करते हैं। लेकिन अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो दिल्ली है प्लस पुदुचेरी है, इनके इलेक्टेड एमएलएस को हमेशा से प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देने की परमिशन नहीं थी। दिल्ली और पुदुचेरी को प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देने की परमिशन मिली है 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। जब भी आप अपने संविधान में किसी भी तरीके का चेंज या बदलाव करते हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी को कहा गया कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कर सकते हो, और 1995 में पहली बार इन दोनों असेंबलीज ने वोट दिया है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो देखो, जम्मू कश्मीर हमेशा से वोट करता था, लेकिन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अलग एक्ट के थ्रू वोट करता था। 2019 के बाद अलग एक्ट के थ्रू करेगा। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ना होकर स्टेट होता था, तो एज अ स्टेट वोट करता था। लेकिन आज अगर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड एमएलए, वैसे अभी तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, जब इलेक्शन होंगे वहां पर और एमएलए इलेक्ट किए जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर के जो एमएलए हैं इलेक्टेड, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। प्लीज रिमेंबर दिस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को कौन से कानून से वोट देने की परमिशन मिली है, तो प्लीज जम्मू कश्मीर के पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1954 मत लिख के आइएगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लिख कर आइएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, कौन से वोटिंग पैटर्न से प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है, और एक्चुअली में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें वोट कौन कौन देता है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल में भी समझेंगे, और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे होता है वो भी देखेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस को अगर आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको लगता है कि आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत ज्यादा आसान होगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।